हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी स्वामिनी का दूसरा पार्ट सुना रही हूँ। तो कहानी को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। खुद पहले भाई की निगरानी में काम करता रहा, बाद को बाप की निगरानी में काम करता रहा। खेती का तार भी न जानता था। वही मजूर उसके यहाँ टिकते थे जो मेहनत नहीं खुशामद करने में कुशल होते थे। इसीलिए प्यारी को अब दिन में 2-4 चक्कर हार के भी लगाना पड़ता है। कहने को तो वह अब भी मालकिन थी, पर वास्तव में घर भर की सेविका थी। मजूर भी उससे त्योरियां बदलते, जमींदार का प्यादा भी उसी पर ध्वस जमाता। भोजन में भी किफायत करनी पड़ती। लड़कों को तो जितनी बार मांगे उतनी बार कुछ न कुछ चाहिए। दुलारी तो लड़कोरी थी, उसे भरपूर भोजन चाहिए। मथुरा घर का सरदार था, उसके इस अधिकार को कौन छीन सकता था। मजूर भला क्यों रियायत करने लगे। सारी कसर प्यारी पर निकलती थी। वही एक फालतू चीज थी। अगर आधा पेट खाए तो किसी को हानि न हो सकती थी। 30 वर्ष की अवस्था में उसके बाल पक गए, कमर झुक गई, आंखों की ज्योति कम हो गई, मगर वह प्रसन्न थी। स्वामित्व का गौरव इन सारे जख्मों पर मरहम का काम करता था। एक दिन मथुरा ने कहा, भाभी अब तो कहीं परदेश जाने का जी होता है। यहाँ तो कमाई में बरकत नहीं, किसी तरह पेट की रोटी चल जाती है। वह विरोध होकर कई आदमी पूरब से आए हैं। वे कहते हैं वहाँ 2-3 रुपए रोज की मजदूरी है। 4-5 साल भी रह गया तो माला माल हो जाऊंगा। अब आगे लड़के वाले हुए हैं, इनके लिए कुछ तो करना ही चाहिए। दुलारी ने समर्थन किया। हाथ में 4 पैसे होंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हमारी तो किसी तरह कट जाएगी। लड़कों को तो आदमी बनाना है। प्यारी यह प्रस्ताव सुनकर अवाक रह गई, उनका मुंह ताकने लगी। इसके पहले इस तरह की बातचीत कभी ना हुई थी। यह धुन कैसे सवार हो गई। उसे संदेह हुआ, शायद मेरे कारण यह भावना उत्पन्न हुई। बोली, मैं तो जाने को न कहूँगी, आगे जैसी इच्छा हो। लड़कों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ भी तो मदरसा है। फिर क्या नित्य यही दिन बने रहेंगे। 2-3 साल भी खेती बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। मथुरा बोला, इतने दिन खेती करते हो गए, अब तक ना बनी तो अब क्या बन जाएगी। इस तरह एक एक दिन चल देंगे, मन की मन में रह जाएगी। फिर अब पौरुख भी तो थक रहा, यह खेती कौन संभालेगा। लड़कों को मैं चक्की में जोत कर उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। प्यारी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, भैया घर पर जब तक आधी मिले सारी के लिए धावना चाहिए। अगर मेरी ओर से कोई बात हो तो अपना घर बार अपने हाथ में करो, मुझे एक टुकड़ा दे देना, पड़ी रहूंगी। मथुरा आद्र कंठ होकर बोला, भाई तुम ये क्या कहती हो। हमारे ही संभाले यह घर अब तक चला है, नहीं रसातल में चला गया होता। इस गृहस्थी के पीछे तुमने अपने को मिट्टी में मिला दिया, अपनी देह घुला डाली। मैं अंधा नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। हम लोगों को जाने दो, भगवान ने चाहा तो घर फिर संभल जाएगा। तुम्हारे लिए हम बराबर खर्च भेजते रहेंगे। प्यारी ने कहा, जो ऐसा ही है तो तुम चले जाओ, बाल बच्चों को कहाँ कहाँ बांधे फिरोगे। दुलारी बोली, यह कैसे हो सकता है बहन, यह देहात में लड़के क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। बच्चों के बिना इनका जी भी वहाँ ना लगेगा। दौड़ दौड़ कर घर आएंगे और सारी कमाई रेल खा जाएगी। परदेश में अकेले रहना, अकेले जितना खर्चा होगा उतने में सारा घर आराम से रहेगा। प्यारी बोली, तो मैं ही यहाँ रहकर क्या करूँगी, मुझे भी लेते चलो। दुलारी उसे साथ में ले चलने को तैयार न थी। कुछ दिन जीवन का आनंद उठाना चाहती थी। अगर परदेश में भी यह बंधन रहा तो जाने से क्या फायदा। बोली, बहन तुम चलती तो क्या बात थी, लेकिन फिर यहाँ का कारोबार तो चौपट हो जाएगा। तुम तो कुछ ना कुछ देखभाल करती ही रहोगी। प्रस्थान की तिथि के एक दिन पहले ही राम प्यारी ने रात भर जागकर हलवा और पूरियां पकाई। जब से इस घर में आई कभी एक दिन के लिए अकेले रहने का अवसर नहीं आया। दोनों बहनें सदा साथ रहीं। आज उस भयंकर अवसर को सामने आते देखकर प्यारी का दिल बैठा जाता था। वह देखती थी मथुरा प्रसन्न है, बाल वृंद यात्रा के आनंद में खाना पीना तक भूले हुए हैं, तो उसके जी में आता है कि वह भी इसी भांत निर्दुद्ध रहे, मोह और ममता को पैरों से कुचल डाले।
परंतु वह ममता उसे अपने सामने से हटाए जाते देखकर क्षुब्ध होने से न रुकती थी। दुलारी तो इस तरह निश्चिंत होकर बैठी मानो कोई मेला देखने जा रही है, नई नई चीजों को देखने, नई दुनिया में विचरण की उत्सुकता से उसे क्रिया शून्य सा कर दिया था। प्यारी के सिरे सारे प्रबंध का भार था। धोबी के घर से सब कपड़े आए थे या नहीं, कौन कौन से बर्तन साथ जाएंगे, सफर खर्च के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी। एक बच्चे को खांसी आ रही थी, दूसरे को कई दिन से दस्त हो रहे थे। उन दोनों की औषधियों को पीसना कूटना आज सैकड़ों ही काम व्यस्त किए हुए थे। लड़कोरी ना होकर भी वह बच्चों के लालन पालन में दुलारी से कुशल थी। देखो, बच्चों को बहुत मारना पीटना मत। मारने से बच्चे जिद्दी या बेहया हो जाते हैं। बच्चों के साथ आदमी को बच्चा बन जाना पड़ता है। जो तुम चाहो कि हम आराम से पड़े रहें और बच्चे चुपचाप बैठे रहें, हाथ पैर ना हिलाएं, तो यह नहीं हो सकता। बच्चे तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं। उन्हें किसी ना किसी काम में फंसाए रखें। ढेले का खिलौना हजार घुड़कियों से बढ़कर होता है। दुलारी इन उपदेशों को इस तरह बेमन होकर सुनती थी मानो कोई सनक कर बक रहा हो। विदाई का दिन प्यारी के लिए परीक्षा का दिन था। उसके जी में आता था कहीं चली जाए जिससे वह दृश्य देखना न पड़े। हाँ, घड़ी भर में यह घर सूना हो जाएगा। वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहेगी, किससे हंसेगी बोलेगी, यह सोचकर उसका हृदय कांप जाता था। ज्यों ज्यों समय निकट आता था उसकी वृत्तियां शिथिल होती जाती थीं। वह कोई काम करते करते जैसे खो जाती थी और अपलक नेत्रों से किसी वस्तु को ताकने लगती। कभी अवसर पाकर एकांत में जाकर थोड़ा सा रो लेती। मन को समझा रही थी, यह लोग अपने होते तो क्या इस तरह चले जाते। यह तो मानने का नाता है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरों के लिए कितना ही मरो तो भी अपने नहीं होते। पानी तेल में कितना ही मिले फिर भी अलग ही रहेगा। बच्चे नए नए कुर्ते पहने नवाब बने घूम रहे थे। प्यारी उन्हें प्यार करने के लिए गोद लेना चाहती थी तो रोने का सा मुंह बनाकर छुड़ा कर भाग जाती। क्या जानती थी कि ऐसे अवसर पर बहुधा अपने बच्चे भी निष्ठुर हो जाते हैं। 10 बजते बजते द्वार पर बैलगाड़ी आ गई। लड़के पहले से ही उस पर जा बैठे। गांव के कितनी स्त्री पुरुष उससे मिलने आए। प्यारी को इस समय उनका आना बुरा लग रहा था। वह दुलारी से थोड़ी देर तक एकांत गले मिलकर रोना चाहती थी। मथुरा से हाथ जोड़कर कहना चाहती थी कि मेरी खोज खबर लेते रहना, तुम्हारे सिवा मेरा संसार में कौन है। लेकिन इस भंबड़ में उसको इन बातों का मौका न मिला। मथुरा और दुलारी दोनों गाड़ी में बैठे जा रहे और प्यारी द्वार पर रोती खड़ी रह गई। वह इतनी व्याकुल थी कि गांव के बाहर तक पहुंचाने की भी उसे सुधि न रही। कई दिन तक प्यारी मूर्छित सी पड़ी रही। न घर से निकली, न चूल्हा जलाया, न हाथ मुंह धोया। उसका हलवाड़ा जोकू बार बार आकर कहता, मालकिन उठो, मुंह हाथ धो, कुछ खाओ पियो। कब तक इस तरह पड़ी रहोगी। इस तरह की तसल्ली गांव की और स्त्रियां भी देती थी, परंतु उनकी तसल्लियों में एक प्रकार की ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ जान पड़ता था। जोखू के स्वर में सच्ची सहानुभूति झलकती थी। जोखू कामचोर, बातूनी और नशेबाज था। प्यारी उसे बराबर डांटती रहती थी। एक बार उसे निकाल भी चुकी थी, पर मथुरा के आग्रह से फिर रख लिया था। आज भी जोखू की सहानुभूति भरी बातें सुनकर प्यारी झुलझुलाती, यह काम करने क्यों नहीं जाता, यहाँ मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मगर उसे झिड़क देने को जी ना चाहता था। उसे उस समय सहानुभूति की भूख थी। फल कांटेदार वृक्ष से भी मिले तो क्या उन्हें छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे क्षोभ का वेग कम हुआ। जीवन के व्यापार होने लगे। अब खेती का सारा भार प्यारी पर था। लोगों ने सलाह दी, एक हल तोड़ दो और खेतों को उठा दो, पर प्यारी का गर्व यूं ढोल बजाकर अपनी पराजय स्वीकार न करना था। सारे काम पूर्ववत करने लगी। उधर मथुरा के चिट्ठी पत्री न भेजने से उसके स्वाभिमान को और भी उत्तेजना मिली। वह समझता था, मैं उसके आसरे बैठी हूँ। उसके चिट्ठी भेजने से मुझे कोई निधि न मिल जाती। उसे अगर मेरी चिंता नहीं है तो मैं कब उसकी परवाह करती हूँ। घर में तो अब विशेष काम नहीं रहा। प्यारी सारे दिन खेती बाड़ी के कामों में लगी रहती। खरबूजे बोए थे, वह खूब फले खूब बिके।
पहले सारा दूध घर में खर्च हो जाता था, अब बिकने लगा। प्यारी की मनोवृत्तियों में भी एक विचित्र परिवर्तन सा आ गया। अब वह साफ कपड़े पहनती, मांग चोटी की ओर से उतनी उदासीन न थी। आभूषणों में भी रुचि हुई। रुपये रुपए हाथ में आते ही उसने अपने गिरवी गहने छुड़ाए और भोजन भी स्वयं से करने लगी। सागर पहले खेतों को खींचकर खुद खाली हो जाता था, अब निकास की नालियां बंद हो गई थी। सागर में पानी जमा होने लगा था और हल्की हल्की लहरें भी खिली थी। खिले हुए कमल भी थे। एक दिन जोखू हार से लौटा तो अंधेरा हो गया था। प्यारी ने पूछा, अब तक कहाँ था, क्या कर रहा था? जोखू ने कहा, 4 क्यारियां बच रही थी, मैंने सोचा 10 मोट और खींच दूं। कल का झंझट कौन रखे। जोखू अब कुछ दिनों से काम में मन लगाने लगा था। जब तक मालिक उसके सिर पर सवार रहते थे वह हीले बहाने करते रहता था। अब सब कुछ उसके हाथ में है। प्यारी सारे दिन हार में थोड़ा रह सकती थी, इसीलिए अब उसमें जिम्मेदारियां आ गई थी। प्यारी ने लोटे का पानी रखते हुए कहा, अच्छा हाथ मुंह धो लो, आदमी जान रख कर काम करता है, हाय हाय करने से कुछ नहीं होता। खेत आज ना होते कल होते, क्या जल्दी थी। जोखू ने समझा प्यारी बिगड़ रही है। उसने तो अपनी समझ में कारगुजारी की थी और समझा था तारीफ होगी। यह आलोचना हुई। चिढ़कर बोला, मालकिन दाएं बाएं दोनों ओर चलती हो, जो बात नहीं समझती हो उसमें क्यों कूदती हो। कल के लिए तो उचवा के खेत पड़े सूख रहे हैं, आज बड़ी मुश्किल से कुआं खाली था, सवेरे में पहुंचता तो कोई ना कोई आकर छींक लेता, तब तक तो सारी उख विदा हो जाती। प्यारी उसकी सरलता पर हंसकर बोली, अरे तो मैं तुझे कुछ कह थोड़ा रही हूँ पागल, मैं तो ये कहती हूँ कि जान रख कर काम कर, कहीं बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जोखू कौन बीमार पड़ जाएगा, मैं 20 साल में कभी सिर तक तो दुखा नहीं, आगे की नहीं जानता, कहो रात भर काम करता रहूं। प्यारी बोली, मैं क्या जानूं, तुम ही अंतरे दिन बैठे रहते थे और पूछा जाता था तो कहते थे ज्वर आ गया था, पेट में दर्द था। चोखू झेपता हुआ बोला, बातें जब थी जब मालिक लोग रहते थे कि इसे पीस डाले, तो जानता हूँ मेरे ही माथे है, मैं ना करूँगा तो सब चौपट हो जाएगा। प्यारी, मैं क्या देखभाल नहीं करती, तुम बहुत करोगी, 2 बेर चली जाओगी, सारे दिन तुम वहां बैठी नहीं रह सकती ना। प्यारी को उसके निष्कपट व्यवहार ने मुग्ध कर दिया। बोली, तो इतनी रात गए चूल्हा जलाओगे, कोई सगाई क्यों नहीं कर लेते। जोखू ने मुंह धोते हुए कहा, तुम भी खूब कहती हो मालकिन, अपने पेट भर को तो होता नहीं, सगाई कर लूं, 1.25 सेर खाता हूँ, 1 जून पूरा 1.25 सेर, 2 जून के लिए 2 सेर चाहिए। प्यारी बोली, अच्छा आज मेरी रसोई में खाओ, देखूं कितना खाते हो। जोखू ने पुलकित होकर कहा, नहीं मालकिन, तुम बनाते बनाते थक जाओगी और आधा आधा सेर के 2 रोटा बनाकर खिला दो तो खा लूंगा। मैं तो यही करता हूँ, बस आटा सान कर 2 लेट बनाता हूँ और उपले पर सेंक लेता हूँ, कभी मठे से, कभी नमक से, तो कभी प्याज से, और आकर पड़ रहता हूँ। प्यारी बोली, मैं तुम्हें आज फुलके खिलाऊंगी। जोखू बोला, तब तो सारी रात खाते ही बीत जाएगी। प्यारी बोली, बको मत, चटपट आकर बैठ जाओ। जोखू बोला, जरा बैलों को सानी पानी देता हूँ तो बैठूं। जोखू और प्यारी में ठनी हुई थी। प्यारी ने कहा, मैं कहती हूँ धान रोपने की कोई जरूरत नहीं, झड़ी लग जाए तो खेत डूब जाए, बरखा बंद हो जाए तो खेत सूख जाए, ज्वार बाजरा सन अरहर सब तो है, धान ना सही। जोखू ने अपने विशाल कंधे पर फावड़ा रखते हुए कहा, जब सबका होगा तो मेरा भी होगा, सबका डूब जाएगा तो मेरा भी डूब जाएगा। बाबा के जमाने में 5 बीघा से कम नहीं रोपा जाता था, बिरजू भैया ने उसमें 1-2 बीघे और बढ़ा दिए, मथुरा ने भी थोड़ा बहुत हर साल रोपा, तो मैं क्या सबसे गया बीता हूँ, मैं 5 बीघे से कम ना लगाऊंगा। तब घर में 2 जवान काम करने वाले थे, मैं अकेला उन दोनों के बराबर खाता हूँ, दोनों के बराबर काम क्यों ना करूँगा। झूठा कहीं का, कहते थे 2 सेर खाता हूँ, 4 सेर खाता हूँ, आधा सेर में रह गए, एक दिन तौलो तब मालूम हो, तौला है बड़े खाने वाले। मैं कह देती हूँ धान ना रोपो, मजूर मिलेंगे नहीं, अकेले काम करना पड़ेगा, तुम्हारी बला से मैं ही काम करूँगा, यह देह किस दिन काम आएगी। प्यारी ने उसके कंधे से फावड़ा ले लिया और बोली, तुम पहर रात तक ताल में रहोगे, अकेले मेरा जी उबेगा। जोखू को
ऊबने का अनुभव ना था। कोई काम ना हो तो आदमी पढ़कर सो रहे, जी क्यों ऊबे? बोले, जो ऊबे तो सो रहना, मैं घर रहूंगा तब तो और जी उबेगा। मैं खाली बैठता हूँ तो बार बार खाने की सूझती है। बातों में देर हो रही है और बादल घिरे आते हैं। प्यारी ने कहा, अच्छा अच्छा, कल से जाना, आज बैठो। जोखू ने मानो बंधन में पढ़कर कहा, अच्छा बैठ गया। कहो क्या कहती हो? प्यारी ने विनोद करते हुए पूछा। कहना क्या है, मैं तुमसे पूछती हूँ, अपनी सगाई क्यों नहीं कर लेते? तब एक से दो हो जाऊंगी। जोखू शर्माता हुआ बोला। तुमने फिर वही बेबात की बात छेड़ दी मालकिन। किससे सगाई कर लूं? किससे सगाई कर लूं? यहाँ ऐसी मेहरिया लेकर क्या करूंगा जो गहनों के लिए मेरी जान खाती रहे? प्यारी, यह तो तुमने बड़ी कड़ी शर्त लगाई। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी जो गहने भी ना चाहे? जोकू, यह मैं थोड़े ही कहता हूँ कि वह गहने ना चाहे, हाँ मेरी जान ना खाए। तुमने तो कभी गहनों के लिए हट ना किया, बल्कि अपने सारे गहने दूसरों के ऊपर लगा दिए। प्यारी के कपोलों पर हल्का सा रंग आ गया। बोली, अच्छा और क्या चाहते हो? खूब बोला, मैं कहने लगूंगा तो बिगड़ जाओगी। प्यारी की आंखों में लज्जा की एक रेखा नजर आई। बोली, बिगड़ने की बात कहोगे तो जरूर बिगड़ूंगी। जोखू, तो मैं ना कहूंगा। प्यारी ने उसे पीछे की ओर ठेलते हुए कहा, कहोगे कैसे नहीं, मैं कहला के छोड़ूंगी। जोखू, मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह हो, ऐसी गंभीर हो, ऐसी ही बातचीत में चतुर हो, ऐसी ही अच्छी खाना पकाती हो, ऐसे ही अच्छा खाना पकाती हो, ऐसी ही किफ़ायती हो, ऐसी ही हंसमुख हो। बस ऐसी औरत मिलेगी तो विवाह करूंगा, नहीं इसी तरह पड़ा रहूंगा। प्यारी का मुख लज्जा से आरक्त हो गया। उसने पीछे हटकर कहा, तुम बड़े नटखट हो, हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। कैसी लगी आपको मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली दूसरी कहानी में।